दोस्तों आज हम लोग 2014 की PYQ सॉल्व करेंगे। भारत की संप्रति के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद। सत्य की विजय होती है। मुंडकोपनिषद। यह भारत की राजचिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। मुंडक अथर्ववेद का उपनिषद है। किसका निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? कौशल और मगध का। कौशल और मगध का। तीसरा और चौथा। बौद्ध काल में कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती महेत थी, मगध की राजधानी गिरिपश्री नामक महाजनपदों ने बुद्ध में शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हेतु भ्रमण किया था। भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित दिगों पर विचार कीजिए। टाबू मठ और मंदिर संकुल, स्पीति घाटी। लोत्सव लखांग मंदिर, नको, जस्कार घाटी। अलची मंदिर संकुल, लद्दाख। तो टाबू मठ के चूंकि पहला और तीसरा सही है। टाबू मठ और मंदिर संकुल लाहौल व स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। इस मठ को हिमालय क्षेत्र का अजंता कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र का अजंता कहा जाता है। अलची मंदिर संकुल का नाम अलची गांव के नाम पर पड़ा है। यह मंदिर संकुल सिंधु नदी के किनारे लद्दाख लेह में स्थित है। भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। मीमांसा, वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक, यही है। मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य तथा योग भारतीय षड दर्शन है, जिसके प्रणेता जो है जैमिनी, वादनारायण, गौतम कड़ाद, कपिल और पतंजलि थे। लोकायत और कापालिक तंत्र जो है साधना का वर्ण है करने वाले दो संप्रदाय हैं। षड दर्शन का भाग नहीं है। भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ, नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। जनता पता नहीं। प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के माउंट आबू, विष्णु के बराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें यह देवी पृथ्वी को गहरे विशुद्ध सागर में उबारते हुए दर्शाए गए हैं। माउंट आबू पर्वत पे पता नहीं। विशाल गोलास्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या, मामल्लपुरम गंगा अवतरणम। दूसरा सही लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। अजंता की गुफा संख्या 6 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा है, जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ और नीचे की ओर दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। उदयगिरी विदिशा में भगवान विष्णु के बराह अवतार का स्मारकी और अर्थपूर्ण चित्रण है। मामल्लपुरम में अर्जुन की तपस्या और गंगा की धरा अवतरण नामक विषयों पर दो विशाल पत्थरों को संकीर्ण दरार पर चित्रण मिलता है। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल पदनाम किनके लिए प्रसिद्ध हैं? सैन्य अधिकारी, ग्राम मुखिया। तो ग्राम मुखिया ही सही है। मध्यकालीन भारत में ग्राम के मुखिया को पट्टकिल और यूपी में महत्तर कहा जाता था। महाराष्ट्र में पट्टकिल और यूपी में महत्तर। कोयला संस्तर, मैथेन और शैल गैस नामक दो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला संस्तर, मैथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है, जो सूक्ष्म कणिक अवसादी शैलों से निष्कर्षित की जा सकती है। भारत में कोयला संस्तर मैदान स्रोत, मीथेन स्रोत बहुतायत में है।
किंतु अब तक शेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। तो न तो पहला सही है, न तो दूसरा सही है। वर्तमान में संसार में कोयला संस्तर, मीथेन तथा शेल गैस का इस्तेमाल अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों के एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड की अनुपस्थिति के कारण कोयला संस्तर मीथेन को मीठी गैस भी कहा जाता है। यह 90% से अधिक शुद्ध गैस है। 90% से अधिक शुद्ध गैस है। सेल गैस प्रोपेन ब्यूटेन, सेल गैस प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन और प्रोपेन सहित कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। भारत में सेल गैस के असम, गुजरात तथा राजस्थान में बड़े भंडार पाए जाते हैं। गुजरात तथा राजस्थान में बड़े भंडार पाए जाते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है मंदिर रचना शैली का। मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियों के अंतर्गत नागर, द्रविड़ तथा बेसर को शामिल किया जाता है। नागर शैली के मंदिरों को 8 भागों में बांटा गया है। मूल आधार, गर्भगृह, मशरक, नींव, दीवारों के बीच का भाग, जंघा, दीवार, कपोत, कनिश, शिखर, गर्दन, वर्तुलाकार आमलक तथा कुंभ, सूल रहित कलश। और द्रविड़ शैली के मंदिरों को जो कि कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के मध्य पाए जाते हैं। इन मंदिरों के अंतर्गत विभिन्न रचनाएं जैसे 4 दीवारी, गोपुरम, प्रवेश द्वार, वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह, पिरामिड नुमा शिखर, मंडप, विशाल संकेंद्रित प्रांगण तथा अष्टकोणीय मंदिर आदि। बेसर शैली मंदिरों में नागर व द्रविड़ का सम्मिश्रण है। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। मंदिर निर्माण की अन्य शैलियों में पंचायतन, विमान आदि को भी शामिल किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। तो बीजक तो कबीरदास का है, इसलिए पहला गलत है। पुष्टि मार्ग को ये सही हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं सही है, इसलिए न तो 1 न तो 2। बीजक संत कबीरदास का उपदेशों का ग्रंथ है। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन वैष्णव संत वल्लभाचार्य ने किया था। कबीर की अन्य रचनाओं में साखी, शबद, रमैनी को शामिल किया जाता है। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? राज परिवार की सेवा के लिए मस्जिद, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, यह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान, यही सही है। 1575 के प्रारंभ में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना अथवा प्रार्थना कक्ष का निर्माण किया, जिसमें सभी बृहस्पतिवार को विभिन्न धर्मों के आचार्य जैसे उलेमा, पंडित, पादरी और पारसियों के साथ धर्म विषयक विचार विमर्श व वाद विवाद करता था। रेड क्लिफ समिति नियुक्त की गई थी। भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए स्वतंत्रता विधेयक के कार्यरूप में परिणत करने के लिए भारत पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारित करने के लिए, यही सही है। फरवरी 1947 में वायसराय के रूप में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के प्रतिष्ठापन से पूर्व भारत के वायसराय लॉर्ड वेविल द्वारा पहली बार एक कच्ची सीमा रेखा खींची गई थी, सही तौर पर यह निर्धारित करने के लिए कि किस देश को कौन से प्रदेश आवंटित किए जाएं। इसी के फलस्वरूप 30 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने 2 सीमा आयोगों, एक बंगाल और एक पंजाब के लिए गठन किया और फलस्वरूप रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया।
जो 1,75,000 वर्ग मील यानी कि 4,50,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये तो सही है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, वो तो पहले से ही कर रहे थे, केवल दूसरा सही है, पहला भी सही है। मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना, पहला दूसरा सही है। 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा भी है। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। भारत को सीधे शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि प्रावधान शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने की अनुमति प्रदान की, तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए गए। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? 11 तक। 1911 के जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार कर्जन अधिनियम को निराकृत करने तक। भारत में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की और यह 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। दिसंबर 1911 में जो है ये जब जॉर्ज पंचम और मैडम मेरी आई तो उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की और कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कर दी। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकार किया गया। असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी का निर्णय लिया गया। इसका अधिवेशन स्वराज जो है पूर्ण स्वराज कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। हाँ यही सही है, लेकिन ये सही है। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति की स्वीकृत किया गया। हाँ दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, हो सकता है। एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था, ये भी सही है। एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था, ये भी सही हो सकता है। भारत के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था, तो ये गलत है। पहला ही ज़्यादा सही है, पहला ज़्यादा नहीं, पहला ही सही है। 1913 में सोहन सिंह भाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। भौतिक
संरचना, अपवाह तंत्र, मानव भूगोल। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार, यही सही है। 10 डिग्री चैनल द्वारा छोटा अंडमान व निकोबार के मध्य स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी स्थित भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। इसमें नारकोंडम सुषुप्त बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट थूलियर है। छोटा अंडमान व दक्षिण अंडमान के बीच डंकन पास है। निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियां हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, सुंदरबन में। तो प्रवाल तो यहाँ है, ये कच्छ की खाड़ी में हो सकता है पक्का, लेकिन तीनों में है सुंदरबन को छोड़ करके, पहला, दूसरा, तीसरा। सुंदरबन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। प्रवाल भित्तियां प्रवालों द्वारा विमोचित किए गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। कार्डामम पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट, कैमूर पहाड़ियाँ, कोंकण तट, मालदीव पहाड़ियाँ, मध्य भारत, मिकिर पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर भारत। तो ये तो सही है। ये थोड़ा सा जो है कोरोमंडल, कार्डामम बीच में है ना। चलिए देखते हैं, तीसरा और चौथा सही है। तो चौथा मिकिर वाला सही है, तीसरा ये भी सही है, महादेव पहाड़ियाँ, मध्य भारत। बाकी सब गलत है। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। मालवा के पठार के दक्षिणी सिरे से विंध्य श्रेणी लगभग 1050 किमी लंबाई में विस्तृत है। यह श्रेणी एक जल विभाजक है। पूर्व की ओर विंध्य श्रेणी कैमूर पर्वत के नाम से जानी जाती है। विंध्य श्रेणी कैमूर पर्वत के नाम से जानी जाती है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मेघालय पठार के पश्चिमी सिरे से गारो की पहाड़ियाँ तथा पूर्वी सिरे पर खासी, जयंतिया, रेगमा तथा मिकिर की पहाड़ियाँ हैं। मेघालय पठार के मिकिर पहाड़ियाँ असम में असम के प्रांत हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होती है तथा पूर्व व उत्तर दिशा में आगे महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार तक फैली है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रचुरोद्भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में होता है। तीनों सही हो सकता है, लेकिन पहला और तीसरा सही है। नीम भारतीय मूल का एक सदाबहार वृक्ष है। यह सदियों से भारत के समीपवर्ती देशों पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड में मुख्य रूप से पाया जाता है। किंतु विगत 150 वर्षों में यह वृक्ष भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक सीमा को पार कर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका तथा दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह के अनेक उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय देशों में पहुंच चुका है। इसका वानस्पतिक नाम एजा डिरेक्टा इंडिका है। नीम की छाल, जड़, तना, पत्ती, बीज सभी औषधीय महत्व के हैं। नीम में निम्बिन
निमिसिडीन, क्वेरसेटीन, एजाडिरेक्टिन आदि कीटनाशी तत्व पाए जाते हैं। सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश वोल्टी प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा AC का जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया दिष्ट धारा DC का जनन करती है। भारत के पास और सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं। तो इसमें केवल पहला सही है। प्रकाश वोल्टीय तकनीक के द्वारा सौर विकिरण को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस तकनीक द्वारा दिष्ट धारा विद्युत को पैदा किया जाता है और सौर तापीय प्रक्रिया से सौर ऊर्जा द्वारा तापीय ऊर्जा पैदा की जाती है, जिसका प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। 2013 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल सौर प्रकाश वोल्टी उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाट है। अतः स्पष्ट होता है कि विकल्प ए ही सही है और शेष गलत है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH4 चेन्नई और हैदराबाद, NH6 मुंबई और कोलकाता, NH15 अहमदाबाद और जोधपुर। इसमें से कोई नहीं सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH4 चेन्नई से ठाणे को जाता है और NH6 कोलकाता से हजीरा यानी गुजरात को जोड़ता है और NH15 पठानकोट से प्रारंभ होकर शमा खियाली गुजरात तक जाता है। निम्नलिखित घटनाओं पर किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है? महाद्वीपीय विस्थापन, हिमानी चक्र घटनाओं ने जीवों के विकास को, हाँ सब दोनों एक और दो दोनों महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र नामक दोनों घटनाओं ने जो है जीवों को विकास को प्रभावित किया है। कित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी, तीनों एक ही तो हैं। सिरी उपयुक्त में से कौन सी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? केवल दूसरा तीसरा, बराक को छोड़ के। बराक नदी मणिपुर राज्य के लियाई गांव से निकलती है। यह शर्मा मेघना नदी तंत्र का एक हिस्सा है और दक्षिणी असम में बहने वाली सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई 475 किमी 295 मील है। यह मणिपुर, मिजोरम तथा असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। लोहित अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली एक नदी है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी तिब्बत के जयाल छू पर्वत श्रेणी से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में 200 किमी जो है तक तूफानी वेग से बहने के बाद असम के मैदानी इलाकों में जाती है। इसे खून की नदी से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। सुबनसिरी 142 किमी लंबी असम तथा अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसका उद्गम चीन के हिमालय से होता है। निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सब चारों जो है भारत में इस्पात उद्योग द्वारा
मुख्यतः सल्फर की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नामक प्रदूषक मुक्त किए जाते हैं। पवनों का मौसमी पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? भूमध्य रेखीय जलवायु का, भूमध्य सागरीय जलवायु का, मानसून जलवायु का और उपर्युक्त सभी जलवायु का। पवनों का मौसमी मानसून जलवायु का, पवनों का मौसमी उत्क्रमण मानसून जलवायु का प्रारूपी अभिलक्षण है। मानसूनी पवनें मौसम के विपरीत चलती हैं। ये ठंड में स्थल से समुद्र की ओर तथा गर्म मौसम में समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। सभी भूमंडलीय आर्द्रभूमि अस्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी। अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। तो पहला और दूसरा सही है, से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर बढ़ जाता है 3 डिग्री के परे बढ़ जाता है तो विश्व का इसका क्या असर पड़ेगा? स्थलीय जीव मंडल एक निट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होंगे और विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। सही बात है। 17 नवंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी दल ने स्पेन के वेलेसिया में अपनी रिपोर्ट की स्वीकृति प्रदान की और 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने बाली में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया। उल्लेखनीय है कि भारत की आर.के. पचौरी की अध्यक्षता वाले आईपीसीसी को वर्ष 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व तापमान में यदि 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि होती है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा और यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ता है तो विश्व भर में विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। टर्की किनके मध्य स्थित है? काला सागर और कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर, अकाबा की खाड़ी और मृत सागर। तो ये काला सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। तुर्की या टर्की एक यूरेशियाई यानी यूरोप एवं एशिया दोनों महाद्वीपों के विस्तृत इस देश है। इसकी सीमाएं 8 देशों तथा 4 सागरों से लगी हुई है। इसके उत्तर में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में एजियन तथा मार्मरा सागर है। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय, जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। इनमें से कौन से ऐसे समुदाय जनजाति हैं? भूटिया, लेप्चा, गोंड और कुर्कू, इरुला और तोड़ा, सहरिया और अगरिया समुदाय। तो गोंड और कोरकू जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वतमाला के जंगलों से लगे छिंदवाड़ा, बैतूल जिले की भैंसदेही और चिचौली तहसील में और तथा होशंगाबाद जिले की हरदा, टिमरनी और खिड़कियां तहसील के गांवों में निवास करती हैं। इसके अतिरिक्त कोरकू महाराष्ट्र के अकोला, मेलाघाट तथा मोर्शी तालुका में भी रहते हैं। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। 4 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गोंड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक फैले हुए हैं। इनकी उप जातियाँ
प्रधान अगरिका ओइना नागर्ची व सोल्हासा है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन से जो है आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? शायद रशियन छोड़ के बाकी सब होने चाहिए, लेकिन देखते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा। डेनमार्क, रशियन फेडरेशन और अमेरिका। यूके और जापान नहीं है। आर्कटिक काउंसिल की स्थापना अमेरिका, रूस, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा, डेनमार्क और स्वीडन नामक 8 देशों ने मिलकर 1946 में की थी। इस परिषद में 13 स्थायी पर्यवेक्षक राष्ट्रों में भारत भी सम्मिलित है। इस परिषद का मुख्य कार्य विभिन्न देशों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए आर्कटिक क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करना है। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। चांगपा समुदाय, हाँ यही हो सकता है अनुसूचित। दूसरा और तीसरा, अच्छे किस्म का ऊन देने और पश्मीना बकरियां पालते हैं। चांगपा तिब्बती प्रजाति की अर्ध खानाबदोश जनजाति है जो लद्दाख के चांगतांग क्षेत्र और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, और छोटी संख्या में ये जनजाति तिब्बत के पश्चिमी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में इन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। इस समुदाय के लोगों का मुख्य व्यवसाय याक और पश्मीना भेड़ बकरियों का पालन है, और इनसे प्राप्त उत्पादों के द्वारा ये अपनी जीविका प्राप्त करते हैं। इस समुदाय के लोग तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। दक्षिण एशिया पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए सही स्थिति क्रम क्या है? बैंकॉक, हनोई, सिंगापुर, जकार्ता। इसमें से कौन जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाले नगरों का क्रम है? तो सबसे ऊपर जो है जकार्ता है, उसके बाद फिर सिंगापुर है, फिर बैंकॉक है, फिर हनोई है। जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक, हनोई। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। तो पहला और दूसरा सही है, सहायता। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, और मंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता प्रदान करना मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम की समिति। तो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का गठन सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय की समीक्षा के लिए किया जाता है। इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद होता है। इसे अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। इस समिति के 30 सदस्य होते हैं। समिति में लोकसभा से लिए जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का संबंध नहीं है। सार्वजनिक लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये तीनों ही संसद की अस्थायी वित्तीय समितियां हैं। लोक लेखा तथा प्राक्कलन समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।
भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? संविधान की उद्देशिका में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, 9वीं अनुसूची में। तो अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 36 वाक्चार के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंधों से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। न तो एक सही है, एक ही सही है, दो नहीं सही है। संविधान का अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुगमतापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य का आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यवाहियाँ जो है राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? भारत में राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, राज्य सरकार के कार्य, ये चौथा तो सही है, विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के, हाँ ये भी सही है, तीसरा चौथा सही है। मंत्रियों की नियुक्ति करना है, ये भी सही है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करती, सब सही है। लेकिन इसमें सिर्फ पहला और तीसरा ही सही दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को प्रतिवेदन मिलने पर अथवा राष्ट्रपति को यह संवादात हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे यह राज्य का शासन संविधान के उपबद्धों से नहीं चलाया जा सकता, तो उस राज्य पर राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। उपरोक्त दोनों शक्तियां राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ये सही बात है। दूसरा सही है, पहला भी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यह संवैधानिक बाध्यता होती है। विश्वास प्रस्ताव मात्र लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अनुच्छेद 118 के अनुसार लोकसभा और अपने अपने संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। लोकसभा के कार्य संचालन नियम 198 के तहत कोई भी सदस्य स्पीकर को लिखित नोटिस देकर अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दे सकता है। भारत के कानून में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। संविधान में जो है अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है?
परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत, रीट अधिकारिता के अंदर। भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत, रीट अधिकारिता, मूल अधिकारिता के अंतर। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता में निम्न विवाद आते हैं। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद, एक और भारत सरकार और किसी राज्यों और दूसरी ओर एक अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें है? संसद में है, ऐसी बात है। किस संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास है। वर्तमान में अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? 10वीं अनुसूची में। दल बदल निरोधक अधिनियम 29 मार्च 1985 को पारित किया गया। भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर सदस्यता की निरर्हता संबंधी उपबंध किए गए। बारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण। समावेशी एवं धारणीय विकास हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं है। तीव्रतर धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतर धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास है। 12वीं पंचवर्षीय योजना आयोग द्वारा संचालित अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए क्या लाभ हैं? एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम, मृदा के बह जाने की रोकथाम, देश की 12 नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जन्म। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कई लक्ष्यों जैसे मृदा के बह जाने की रोकथाम, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण आदि को निर्धारित किया गया है। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय मूल रूप से निवल जोत क्षेत्र और कृषि योग्य बंजर भूमि के वर्षा सिंचित भागों के विकास के लिए 26 फरवरी 2009 से एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबद्ध है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, संघीय शहरी विकास मंत्रालय, संसद। तो योजना से संबंध है राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा और पांचवा संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और संसद। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है जिसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना। राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक संविधानेतर संस्था है जिसकी स्थापना योजना आयोग के एक अनुषंगी के रूप में 6 अगस्त 1952 को की गई थी। योजनाओं की अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देती है। संघ के बजट के संदर्भ में
बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा जो है गैर योजना व्यय के अधीन आता है? रक्षा व्यय, ब्याज अदायगी, वेतन एवं पेंशन, उपादान। तो सब सही है, चारों सही है। गैर योजना व्यय के अंतर्गत रक्षा व्यय, वेतन व पेंशन, उपादान और सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज अदायगी संबंधित व्यय आते हैं। गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का, जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है? कृषि की पारंपरिक जाना जाता है, क्या महत्व है? कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें च्यवन यानी ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। इसमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरा सस्यन की ज़्यादा गुंजाइश है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। धारणीय गन्ना उपक्रमण गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम के रूप में जाना जाता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इस पद्धति में च्यवन यानी ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। और कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरा सस्यन की ज़्यादा गुंजाइश है। इस पद्धति में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों रसायनों का प्रयोग किया जा सकता है। इस पद्धति का प्रारंभ भारत में वर्ष 2009 में किया गया था। भारत में ग्वार यानी कि क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ग्वार यानी कि क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ग्वार क्लस्टर बीन। बीज से निकाला गया तेल जैव निम्नीकरण सुघट्यों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। इस पौधे की पत्तियों के सार में प्रतिहिस्टामिन गुणधर्म होता है। यह उच्च गुणवत्ता के जैव डीजल का एक स्रोत है। तो इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है, यही सही है बी। ग्वार का वैज्ञानिक नाम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा है। इसका अधिकतर उपयोग जानवरों के चारे के रूप में होता है। ग्वार से गोंद का निर्माण किया जाता है। इस ग्वार गम का उपयोग अनेक उत्पादों के साथ साथ सेल गैस के उत्पादन में होता है। विश्व के ग्वार उत्पादन का 80% भारत में होता है। इस पौधे के बीज में पाए जाने वाले गोंद को ग्लैक्टोमेनिन कहा जाता है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेदिका कृषि से, वनोन्मूलन से, उष्णकटिबंधीय जलवायु से। तो केवल दूसरा सही है, वनोन्मूलन से। मृदा अपक्षय प्रकृति विरुद्ध मानवीय क्रियाकलापों का दुष्परिणाम होता है। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती हैं, जिससे मृदा अपक्षय आसानी से संभव नहीं है, किंतु जहाँ पर वनोन्मूलन हुआ है वहाँ जो है परिणाम मृदा का अपक्षय हो रहा है। बाद में एक गंभीर समस्या के रूप धारण कर चुकी है। किन्नौर सुपारी, मेवात आम, कोरोमंडल सोयाबीन। तो इसमें से जो है कोई जो है सही नहीं है, कोई सुमेलित नहीं है। भारत में सुपारी जो है का उत्पादन केरल, कर्नाटक, असम, बंगाल और तमिलनाडु में होता है।
और आम का उत्पादन प्रमुखतः यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा बंगाल में होता है। सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए मक्का से निष्कासित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का के प्रयोग से अल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। मक्का मानव जीवन के लिए एक अत्यंत उपयोगी फसल है। इसके कई अनुप्रयोग हैं। प्रश्नानुसार मक्के का उपयोग अल्कोहली पेय बनाने में, मंड के और जैव डीजल के उत्पादन में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, मरुस्थलीकरण का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय। उपयुक्त में से कौन सा जो है जैव विविधता से संबंध है? तो सभी जो है जैव विविधता से संबंध है। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, विश्व विरासत अभिसमय और मरुस्थलीकरण का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय नामक तीनों अंतर्राष्ट्रीय करार जैव विविधता से संबंध है। भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिपादन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता है या बाध्यताएं हैं? कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है। निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। तो केवल तीसरा सही है। भारत सरकार ने भविष्य के खाद्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय बीज नीति 2002 लागू किया है, जिसके अंतर्गत सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के विषय में गुणवत्ता वाले बीजों की मांग और पूर्ति के अंतराल को पाटने की कोशिश करेगी। विक्रय कर, जिसका उत्पादन आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है? केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किंतु राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर, राज्य सरकार द्वारा आरोपित किंतु केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित कर, राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर। उपभोक्ता द्वारा कोई वस्तु खरीदने समय विक्रय कर का भुगतान किया जाता है, जो राज्य सरकार के द्वारा आरोपित व संग्रहित किया जाता है। विक्रय कर वह कर है जो सरकार द्वारा किसी वस्तु के क्रय या विक्रय पर लगाया जाता है। प्रत्येक राज्य का अपना बनाया हुआ कर अधिनियम है, जिसके अंतर्गत विभिन्न दरों पर राज्य सरकार द्वारा विक्रय कर वसूल किया जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो उपभोक्ता से वसूल किया जाता है। जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालीन पूंजी नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। उद्योगों को हानि उठाते समय उपलब्ध कराई गई निधियां। उद्योगों के प्रतिस्थापन एवं नवीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई निधियां। तो दूसरा सही है, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी।
लघु एवं मध्यम उद्यमों की परियोजनाओं में बैंक अपना धन नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि यह उच्च जोखिम वाली होती है। बैंकों ने लघु एवं मध्यम प्रकार के उद्यमों को उधार देना कम कर दिया है। इसी से जोखिम पूंजी की अवधारणा अस्तित्व में आई। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे चालू खाता बनता है? व्यापार संतुलन से, विदेशी परिसंपत्ति, दृश्यों का संतुलन से, विशेष आहरण अधिकार से। तो पहला तो एकदम सही है, तीसरा भी सही है, अदृश्यों का संतुलन से। नियमतः चालू खाते के अंत में भुगतान संतुलन के संदर्भ में व्यापार संतुलन और अदृश्यों के संतुलन की मदें आती हैं, इसलिए सी सही है। और विशेष आहरण अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आधिकारिक मुद्रा है, इसे कागजी स्वर्ण मुद्रा भी कहते हैं। सीमांत अस्थायी सुविधा दर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, तथा निवल मांग की सावधि देयताएं पदबंध कभी कभी समाचार में आते रहते हैं। उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? बैंक कार्य, संचार नेटवर्किंग, युद्ध कौशल, कृषि उत्पादों की पूर्ति एवं मांग, तो बैंक कार्य में किया जाता है। सीमांत अस्थायी सुविधा दर की नीति भारत सरकार द्वारा 2011 में लागू की गई थी। यह एक ऐसी दर है जिस पर बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर रिजर्व बैंक से उधार ऋण लेता है। निवल मांग और सावधि देयताओं का संबंध सांविधिक तरलता अनुपात से होता है। शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं, बैंक साथी की सेवाओं तथा लाभार्थियों को कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहाय और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने व आहरण करने योग्य बनाती है। तो दोनों सही है। भारत सरकार द्वारा 10 फरवरी 2011 को राष्ट्रीय स्तर पर स्वाभिमान अभियान प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य 2000 से ऊपर आबादी वाले बैंक विहीन गांवों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना था, जिसके अंतर्गत समाज के पिछड़े लोगों को आर्थिक प्रगति का लाभ हर स्तर पर देना था। इसमें आधारभूत बैंकिंग सेवाएं जैसे धन जमा, धन निकासी का कार्य बैंक मित्र के माध्यम से संपन्न करना है, जो कि बैंक द्वारा नियुक्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यानी सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं का उद्देश्य है? केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना, बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित व तरल रखना, व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना, बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष यानी नकदी रखने को बाध्य करना। तो पहला ही केवल सही है। सांविधिक आरक्षित आवश्यकता बैंकिंग क्षेत्र की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत बैंक सभी बैंकों की अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत भाग तरलता के रूप में अपने पास रखना होता है। इसका उद्देश्य मूलतः बैंकों की ऋण देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटाएगा, सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा।
किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटाएगा। सी सही, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक फोरम और विश्व बैंक। तो IMF सही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक सर्वे है जिसका प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा होता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? डाइटम क्रस्टेशियाई हेरिंग, डाइटम हेरिंग क्रस्टेशियाई हेरिंग डाइटम आहार श्रृंखला का सही जो है क्रम है। तो पहला सही है, डाइटम यानी स्वपोषी, क्रस्टेशियाई मतलब शाकाहारी उपभोक्ता, हेरिंग मतलब मांसाहारी उपभोक्ता। यह आहार श्रृंखला का सही क्रम है। खाद्य श्रृंखला में सर्वाहारी उच्च पोषण प्राप्त करता है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य हैं? शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, कवक और मांस। तो शैवाल और कवक। लाइकेन जो है मुख्यतः चट्टान, भूतल, पुरानी दीवारों और वृक्षों की पत्तियों व छालों पर उगते हैं। वास्तव में लाइकेन शैवाल और कवक सहजीवी सहचर्य होते हैं। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ निम्नलिखित में से किस पादप यानी किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखने की संभावना है? ओक यानी बांस, बुरुंश, चंदन। तो पहला ही सही है, बांज और बुरुंश। हिमालय में पाए जाने वाला मुख्य वृक्ष चीड़ है, किंतु इसके अधिक आर्द्रता वाले भागों में बांज नामक चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष भी पाए जाते हैं। बांज कागेसिई कुल क्वेर्कस गण का एक पेड़ है। इसकी लगभग 400 ज्ञात किस्में हैं। इसके अतिरिक्त बुरुंश झाड़ी या वृक्ष की ऊंचाई वाला पौधा है जो एरिकेसिई कुल में रखा जाता है। इसकी लगभग 300 किस्में हैं। बुरुंश का पेड़ उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। हिमालयी क्षेत्रों में 1500 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला बुरुंश मध्यम ऊंचाई पर पाया जाने वाला सदाबहार वृक्ष है। इस पेड़ पर मार्च अप्रैल के माह में लाल सुर्ख रंग के फूल खिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्यतम ऊर्जा बनाती है। प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है। ये सही हो सकता है लेकिन नहीं है। ऑक्सीजन ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बाहर निकलते हैं। तो प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2
और H2O द्वारा भोजन कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। इस प्रकार सूर्य की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित और संचित हो जाती है, जो बाद में पौधों की विभिन्न क्रियाओं में प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधे के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है? कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। तो सी सही है, पहला और तीसरा सही है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न संतति के गुण बिल्कुल उसके जनक के ही समान होते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं आ पाती है, और यह कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकांश समय जारी रह सकता है। निम्नलिखित तकनीकों परिघटनाओं पर विचार कीजिए। फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण, कोशिका द्रव्य नरबंध्यता, जीन निरवता, इसमें से ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होता है। कोशिका द्रव्य नरबंध्यता और जीन निरवता। ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में कोशिका द्रव्य नरबंध्यता और जीन निरवता का प्रयोग होता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके फसलों के जीन में परिवर्तन कर उगाई गई फसलों को ट्रांसजेनिक फसल कहते हैं। इस तकनीक का प्रयोग करके उगाई गई अधिकांशतः फसलें भारत में प्रतिबंधित हैं, हालांकि बीटी कपास का उत्पादन किया जाता है। मानव चिकित्सा विज्ञान, जंतु विज्ञान। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। डिप्थीरिया छोटी माता, चिकन पॉक्स, चेचक स्मॉल पॉक्स। उपर्युक्त में से किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? डिप्थीरिया छोटी माता, चेचक स्मॉल पॉक्स। केवल तीसरा चेचक का। अप्रैल 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा फरवरी 2000 में भारत को गिनी वर्म से रोगमुक्त देश घोषित किया गया। 23 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त देश का दर्जा प्रदान किया गया। चमगादड़, भालू, कृंतक, रोडेंट। उपर्युक्त में किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है? तीनों जंतु में शीत निष्क्रियता का परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है। चमगादड़, भालू, कृंतक, गिलहरी, भालू और चमगादड़ों द्वारा शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जाता है। ये जीव सर्दियों में आहार की कमी के कारण शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं, और ये उसी वसा के सहारे जीवित रहते हैं जो शीत निष्क्रियता के पूर्व उनके शरीर में संचित रहती है। किसी जीव को जीवमितीय पहचान हेतु अंगुली छाप क्रम विच्छेद के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग में लाया जा सकता है? परितारिका क्रम विच्छेद, दृष्टिपटल क्रम विच्छेद, वाक अभिज्ञान। तो तीनों सही है। जीवमिति पहचान हेतु पूर्व में किसी व्यक्ति की अंगुलियों की निशान व हस्तलेखन का प्रयोग होता था, किंतु वर्तमान में परितारिका क्रम विच्छेद, दृष्टिपटल क्रम विच्छेद और वाक अभिज्ञान के द्वारा भी होने लगा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीन जीवों के वर्ग नहीं है? केकड़ा, बिच्छू, मकड़ी, बरूथी। तो केकड़ा।
बरूथी, बिच्छू एवं मकड़ी तीनों जो है एरेक्निड्स वर्ग से संबंधित हैं, जबकि केकड़ा जो है माला कोस्ट्राका वर्ग के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसकी हीनता से होने वाला रोग। विटामिन सी स्कर्वी, सही बात है। डी रिकेट्स, ये भी सही बात है। ई रात्रि अंधता, ये गलत है, पहला दूसरा सही है। विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इन्हें वृद्धि कारक भी कहा जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। इसकी पूर्ति जो है खट्टे फलों से होती है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से रात्रि अंधता होती है। विटामिन के मुख्यतः दो संवर्ग हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील हैं तथा विटामिन ए तथा डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, बर्फ का गलन, दुग्ध आस्कंदन। तीसरा, दुग्ध आस्कंदन। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन तथा बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, जबकि दूध का आस्कंदन रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? अंतरिक्षयान प्रयोजन। कैसिनी हाइगेन्स, शुक्र की परिक्रमा करना और डाटा का पृथ्वी तक संचारण करना। मैसेंजर, बुध का मानचित्रण और अन्वेषण। वॉयेजर 1 और 2, ब्राह्य स्वर परिवार का अन्वेषण। तो दूसरा और तीसरा सही है। कैसिनी हाइगेन्स अंतरिक्षयान को शनि ग्रह के अध्ययन के लिए नासा ने भेजा था, जो 2004 में ग्रह की कक्षा में स्थापित हुआ। तब से इस यान द्वारा प्राप्त जानकारियों से शनि ग्रह के संबंध में कई रहस्योद्घाटन हुए हैं। बुध ग्रह की रासायनिक एवं भूगर्भीय संरचना व इसके चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन हेतु नासा ने मैसेंजर यान को 2004 में भेजा था। सन मैसेंजर यान को 2004 में भेजा था। बाह्य सौर परिवार के अन्वेषण हेतु 1977 में नासा ने वॉयेजर 1 और 2 को भेजा था। विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है। क्यों? ये पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं। वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। सभी सही हैं तीनों। नैनो कण पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल व मृदा को संदूषित कर सकते हैं। ये कण खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं, जिससे पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती है। ये कण मुक्त मूलकों के उत्पादन को पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में विमोचित कर सकते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड्स के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है या होना संभावित है। जिस देश में आर्द्र भूमि अवस्थित है उसे आर्द्र भूमि के कोर से 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निषिद्ध करने के लिए विधि अधिनियम मित करना चाहिए।
आर्द्र भूमि का बचा रहना इसके आसपास रहने वाले कतिपय समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं तथा परंपराओं पर निर्भर है, इसलिए इसके अंदर की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। इसे विरासत स्थल की स्थिति प्रदान की गई है। तो केवल पहला सही है कि मानव हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक के स्वरूप में परिवर्तन हो गया है या हो रहा है। मॉन्टियो रिकॉर्ड्स अंतर्राष्ट्रीय महत्व के किसी आर्द्र भूमि में मानवीय हस्तक्षेप में होने वाले परिवर्तनों को दर्ज करता है तथा उन्हें संरक्षित करने हेतु प्रयास करता है। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। वेटलैंड्स को भूदृश्य के गुर्द भी कहा जाता है। 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेकर ईरान के रामसर में एक अभिसमय पर दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था 1971 में। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, कृषि मंत्रालय। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। वर्षापूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय विकास परियोजना, क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना। ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो कोई नहीं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो है मरुस्थल विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है और मरुस्थल विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास के मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं। वर्षापूर्व क्षेत्रों में हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना कृषि मंत्रालय के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे हैं। मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन में एवं संचालन करता है। तो दूसरा और तीसरा सही है। यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है 15 सितंबर 1883 को भारत में स्थापित सबसे बड़े गैर सरकारी संगठनों में से एक है। यह मुख्यतया प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन, शिक्षा एवं अनुसंधान पर काम करती है। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से क्या सही है? यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट लक्ष्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर करता है। पहला सही है। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा की स्थापना अक्टूबर 1991 में हुई थी। वर्तमान में 184 देश जो है इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय अमेरिका में है। अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। यह संस्था जैव विविधता पर अभिसमय, संयुक्त परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, अस्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय, पारा पर मिनीमाता अभिसमय के लिए वित्तीय सुधार के रूप में कार्य करते हैं। तो विकल्प ए के अतिरिक्त सभी गलत हैं। वर्तमान में इस संस्था के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्लोस मैनुअल रोड्रिगेज हैं। निम्नलिखित युगमों पर विचार कीजिए। दाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम,
गुमटी वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम, सारामती शिखर नागालैंड। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा में, जबकि सारामती शिखर भारत के नागालैंड राज्य से लेकर बर्मा के संगांग क्षेत्र तक विस्तृत है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक, सही है। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यावहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। गलत है, केवल पहला ही सही, दूसरा ही सही है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक गैर लाभकारी एवं गैर सरकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमि एवं उसके संसाधनों की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु कार्य करता है। इसका मुख्यालय जो है नीदरलैंड स्थित है। यह संस्था 100 से अधिक देशों में कार्यरत है। कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों अपहोल्स्ट्री में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है। ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग क्यों कुछ चिंता का विषय है। उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। वे मनुष्यों और पशुओं में से संचित हो सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग है। ब्रोमीन सी सही है इसमें, यानी पहला और दूसरा सही है, दोनों सही हैं। ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों को अस्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय द्वारा चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की सूची में शामिल किया गया है। ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों में पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता होती है। इसमें मनुष्यों एवं पशुओं में संचित होने की क्षमता होती है, इसलिए ये जीवों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है? नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण, नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। तो पहला और तीसरा और चौथा सही है, दूसरा बस गलत है। गंगा नदी डॉल्फिन यानी कि प्लेनिस्टा गैंगेटिका मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजाति है। यह प्रजाति भारत में गंगा नदी में पाई जाती है। केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। यह एक नेत्रहीन जलीय जीव है जिसकी घ्राण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। विलुप्त प्राय इस जीव की संख्या भारत में वर्तमान में 2000 से भी कम रह गई है, जिसका मुख्य कारण गंगा नदी में बढ़ता प्रदूषण है, बांधों का निर्माण एवं शिकार है। इस समय उत्तर प्रदेश के नरोरा और बिहार के पटना साहिब के बहुत थोड़े से क्षेत्र में ही गंगा डॉल्फिन बची हैं। गंगा डॉल्फिन बची हैं। इसे बिहार व उत्तर प्रदेश में सूस, जबकि असमी भाषा में जिन्न के नाम से जाना जाता है। यह मछली नहीं अपितु एक स्तनपायी जीव है। 1996 में ही इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन डॉल्फिनों को विलुप्त प्राय जलीय जीव घोषित कर चुका था। निम्नलिखित में से कौन सा यानी से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? कौन सा पृथ्वी ग्रह पर? ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। तो श्वसन तो पहली बात सही है।
और जैव पदार्थों का क्षय। ज्वालामुखी क्रिया पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। ज्वालामुखी क्रिया श्वसन और जैव पदार्थों के क्षय इत्यादि क्रियाएं पृथ्वी सतह पर कार्बन चक्र एवं कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण कर ऑक्सीजन को विमुक्त किया जाता है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है? चित्रित बालक, काली गर्दन वाला सारस, साधारण मैना। तो केवल दूसरा सही है। साधारण मैना पशुओं के पीछे पीछे चलती हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को अपना आहार बनाती हैं। हरिके आर्द्र भूमि, व्यास और सतलुज का संगम, केवलादेव घाना, बनास और चंबल, कोलेरू झील, मूसी और कृष्णा का संगम। केवल पहला सही है, हरिके का। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में बाण गंगा और गंभीर नदी के किनारे स्थित है। और कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य स्थित है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? जीवमंडल नीचे, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय उपवन, वन्य जीव अभयारण्य। तो जीवमंडल नीचे। जैव विविधता के संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम यूनेस्को के मनुष्य तथा जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत जीवमंडल नीचे की संकल्पना जो है का उद्भव हुआ तथा प्रथम जीवमंडल नीचे का अभिनिर्धारण 1976 में किया गया। भारत सरकार द्वारा अब तक स्थापित 18 जीवमंडल नीचे में से यूनेस्को ने 12 नीचियों के जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में सम्मिलित किया है। पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूनेप तथा यूनेस्को का उपक्रम है। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। पहला ही बस सही लग रहा है, बाकी तो नहीं सही लग रहा है, लेकिन दूसरा तीसरा सही है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से पृथ्वी को बचाने के उपायों के बारे में आम जनमानस में जागरूकता लाने के उद्देश्य से पृथ्वी काल वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा संचालित एक जनजागरूकता आंदोलन है। इससे प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली का प्रयोग पूर्णतः बंद कर देते हैं। यह निश्चित दिन प्रतिवर्ष मार्च महीने के आखिरी शनिवार को रात्रि 8:30 से 9:30 के मध्य होता है। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन उन क्षेत्रों में से केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं, तो न तो एक सही है न तो 2 सही है, दोनों गलत है।
पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण के लिए औद्योगिक प्रदूषण व अनियमित विकास से संरक्षित किए जाने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत विशेष क्षेत्र बनाए गए हैं। इस क्षेत्र में कृषि के अतिरिक्त सभी मानवीय क्रियाओं का निषेध नहीं है, अपितु कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को विनियमित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दूसरा तीसरा सही है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड विश्व में भारत द्वारा स्थापित अपने आकार का एकमात्र ऐसा सांविधिक सलाहकारी निकाय है जिसका उद्देश्य देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत की गई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। इसे 1972 के वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस प्राधिकरण के सदस्य संबंधित केंद्रीय मंत्री तथा उन प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं जिन प्रदेशों में गंगा नदी का प्रवाह है। प्राधिकरण के सदस्य। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। उपयुक्त में से किसको या किनको सरकार ने श्रेणी या क्लासिकी भाषाएं घोषित किया है? तो दूसरा तीसरा को, कन्नड़ और तेलुगु को श्रेणी क्लासिकी भाषाएं घोषित किया गया है। तमिल भाषा को 2004 में, संस्कृत भाषा को 2005 में, तेलुगु व कन्नड़ भाषा को वर्ष 2008 में तथा मलयालम भाषा को वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। 11 मार्च 2014 को भारत सरकार ने उड़िया भाषा को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान कर दिया है। अब कुल मिलाकर 6 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में के कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 2009 में हुआ था। गलत है। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ था। हाँ, सही बात है। तो केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। इसके घटक राष्ट्रों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और अफ्रीका शामिल हैं। पहले यह समूह ब्रिक के नाम से जाना जाता था। 24 दिसंबर 2010 को दक्षिण अफ्रीका के इस समूह में शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स नाम दिया गया। इस संघ की पहली बैठक 16 जून 2009 को रूस के एकातेरिनबर्ग में संपन्न हुई। हाल ही में एक जन विद्रोह श्रृंखला जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया मूलतः किस देश से शुरू हुई? मिस्र, लेबनान, सीरिया, ट्यूनीशिया। जन विद्रोह श्रृंखला ट्यूनीशिया से। अरब स्प्रिंग नामक एक जन विद्रोह श्रृंखला का प्रारंभ ट्यूनीशिया देश से हुआ। इस विद्रोह का प्रचार प्रसार धीरे धीरे सभी अरब देशों में फैल गया। चेचन्या रशियन फेडरेशन, सही है। दारफुर माली, स्वात घाटी इराक। तो इसमें केवल पहला सही है। चेचन्या रूस का एक गणतंत्र है जिसका गठन 10 जनवरी 1993 को हुआ था। यह उत्तरी कॉकेशस में
पूर्वी यूरोप के दक्षिण भाग में कैस्पियन सागर से 100 किमी की दूरी पर स्थित है। दारफूर पश्चिमी सूडान में स्थित है, जबकि स्वात घाटी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में स्थित है। अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में यह धरातल से धरातल तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसमें केवल द्रव नोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। यह 1 टन नाभिकीय वारहेड को 75 किलोमीटर दूर फेंक सकता है। तो केवल पहला सही है। अग्नि 4 ही नहीं अपितु इस श्रृंखला की सभी मिसाइलें धरातल से धरातल तक मार करने वाली हैं। इसमें ईंधन के रूप में ठोस प्ररोधक का इस्तेमाल होता है। यह 1 टन नाभिकीय वारहेड को अधिकतम 4000 किमी की दूरी तक ही फेंक सकता है। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। गलत है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा सही है, पहला गलत है। संवैधानिक सरकार वह होती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। मूलतः स्वतंत्रता की रक्षा हेतु सरकार की अवधारणा का विकास हुआ है। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल। उपर्युक्त में से कौन कौन से पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए सुख्यात हैं? कांचीपुरम की साड़ी बहुत फेमस है। तो तीसरा तो एकदम पक्का सही है, बाकी नहीं पता है तो मामला तो फंस ही गया। तो बी ही सही मान लेते हैं। तमिलनाडु राज्य में स्थित कांचीपुरम दुनिया भर में परंपरागत रेशमी साड़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में स्थित चंदेरी भी विशेष प्रकार की असावली साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 25 मई, 16 मई, 15 मई, 16 मई, 31 मार्च अथवा 30 मार्च, 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। एक पहला सही है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया गया है। यह चैत्र से फागुन तक चलता है। यह 22 मार्च 1957 से लागू किया गया था। विख्यात सत्रिय नृत्य के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। सत्रिय संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। सत्रिय नृत्य भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। असम के वैष्णव मठों में सत्रिय नृत्य की परंपरा का पालन लगभग 500 वर्षों से होता चला आ रहा है। मूल रूप से इस नृत्य का अभ्यास वैष्णव मठ के साधुओं द्वारा पौराणिक नृत्य नाटिका के रूप में अभ्यास किया जाता था। यह नृत्य नाटिका असम के वैष्णव संत व समाज सुधारक शंकर देव व उनके शिष्य माधव देव द्वारा लिखे व निर्देशित किए गए हैं। सत्रिय नृत्य हस्तमुद्रा, पादकर्म, नृत्य तथा अभिनय के निर्धारित सिद्धांतों का सम्मिश्रण है। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारियपट्टू क्या है? यह शैव मत का प्राचीन भक्ति पंथ है जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है।
यह कांस्य और पीतल के काम की एक प्राचीन शैली है जो अभी कोरोमंडल के दक्षिणी में स्थित है। नृत्य नाटिका का एक प्राचीन परंपरा है और मालाबार के उत्तरी हिस्से में एक जीवंत परंपरा है। यह एक प्राचीन मार्शल कला और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। डी सही हो सकता है। कलारिपट्टू शारीरिक व्यायाम व युद्ध की एक प्राचीन कला है। मूल रूप से केरल में आज भी एक जीवंत परंपरा के रूप में प्रचलित है। गरबा गुजरात सही है। मोहिनीअट्टम उड़ीसा। यक्षगान कर्नाटका। सब सही लग रहा है, लेकिन पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। गरबा गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। कर्नाटक में प्रचलित यक्षगान संगीत, नृत्य एवं संवाद का एक मिश्रण है। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है। पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन संगीत के लिए विख्यात है। मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात है। मंगानियार राजस्थान के थार जिले में निवास करने वाला एक समुदाय है जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं। यह समुदाय अपनी एक विशेष प्रकार की संगीत परंपरा के पालन के लिए जाने जाते हैं।